आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो केमिस्ट्री का सेट नंबर 2 होने वाला है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं सर कि सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूं सर कि हमने एक बड़ा ही अपने आप में सोचा था और समझा था। और ये सर हमने कई रातें बिताने के बाद इस बात को हमने सोचा कि बच्चा को अगर डेली एक सेट मिले और वो डेली एक सेट जो मिले वो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हो, एग्जाम में आने वाला सवाल हो, और फिर उसको हमने सोचा और फिर हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया। इसके बाद हमने आपके सामने क्वेश्चन को लाया और आप सबने बहुत प्यार दिया मेरे भाई, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे बड़ा कैंपेन है 30 सेट, 30 सेट बराबर 30 दिन और एक सेट में 30 क्वेश्चन। और सोच लो सर, एक सेट में 30 क्वेश्चन तो 30 सेट में 900 क्वेश्चन, यानी कहने का सेंस है कि 300 फिजिक्स, 300 केमिस्ट्री, 300 मैथ। ठीक है, तो आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है। अगर और बहुत सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा। क्लास को देख लेना जाकर के सर, ऊपर से नीचे सिस्टम गदागद हो जाएगा। ठीक है सर, एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, हम केमिस्ट्री का सर 3 टाइप का क्वेश्चन हमने आपके लिए कलेक्ट किया। ठीक है, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारा नॉर्मल टाइप क्वेश्चन है, फिर हार्ड टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक हार्ड और मतलब जो कहता है ना सर, एक मतलब जैसे ना समझा, एक नॉर्मल है एक हार्ड है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन हमने आपके लिए कलेक्ट किया। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन करवाया था वो नॉर्मल था। इस क्लास में भी केमिस्ट्री का नॉर्मल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ना के बराबर है सर। न्यूमेरिकल आपको केमिस्ट्री का तीसरा क्लास में देखने को मिलेगा, अगले क्लास में आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का बहुत सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, मतलब अगले क्लास में जो 30 क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें आपको 20 गो न्यूमेरिकल रहेगा, 10 से क्वेश्चन आपको थ्योरिकल से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, लेकिन इस क्लास में आपको लगभग क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन 25 क्वेश्चन लगभग आपको थ्योरी से कनेक्ट है। ठीक है, चलो आ जाना सर। कहता है क्या मेरे भाई, देखो न्यूमेरिकल में क्या होता है ना कि आप फार्मूला के बेस्ट पे न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, लेकिन थ्योरिकल जो होता है सर वो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आ जाना। 1 नंबर क्वेश्चन, यानी आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है और ये 31 नंबर क्वेश्चन से मैं कर देता हूं शुरुआत। शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो करना बनता है सर, क्योंकि एस के साइंस क्लासेस को बहुत आगे तक ले जाना है। ठीक है सर, आना। कहता है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है क्या? हमसे पूछा ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं से अधिक होती है, द्रव के अणुओं से कम अधिक होती है, गैस के अणुओं के बराबर होती है, द्रव के अणुओं से कम होती है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है सर कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, देखो ये अणु बोले तो एटम। ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो हमसे पूछा है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो द्रव के अणुओं से कम होती है। ठीक, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा तो द्रव के अणुओं से कम होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा तो द्रव के अणुओं से कम होती है। ठीक है, इस बात को मेरे साथ एक बार बोलो ना सर। देखो सर, जब तक हमारा लगाव आपसे नहीं होगा और आपका लगाव इस क्वेश्चन से नहीं होगा मेरे भाई, तब तक आप क्वेश्चन को अपने दिल में नहीं कर पाओगे। अपने दिल में क्वेश्चन को करने के लिए सर आपको कुछ एक अजूबा टेक्निक और तरीका लगाना होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव के अणुओं से कम, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव के अणुओं से कम। ठीक है, चलो आ जाना क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आना सर। 32 नंबर सवाल क्या बोलता है मेरे भाई, कहता है ना कि प्राकृतिक में जल किस अवस्था में पाया जाता है। देखो सर, हमारा जल जो है ना सर वो प्राकृतिक में 3 अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पहला जो है सर वो ठोस अवस्था में भी जल पाया जाता है, दूसरा जो है मेरे भाई वो द्रव अवस्था में भी जल पाया जाता है, तीसरा जो है मेरे भाई वो गैस अवस्था में भी जल पाया जाता है। देखो सर, ठोस अवस्था में जल कब होता है, जब हम जल को कर देते हैं मतलब फ्रिज में रख देते हैं तो जल जम जाता है, और जब जल जम जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, इसका मतलब उसका वो ठोस अवस्था हुआ। द्रव अवस्था, नॉर्मली जल है मेरे भाई तो वो द्रव अवस्था में है। ठीक है सर, गैस अवस्था में जैसे मतलब क्या है ना कि जल को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। जल पानी को किसी बर्तन में रख करके गैस को लहकाते हैं तो पानी क्या होता है सर, वो मतलब बॉइलिंग करने के बाद, पानी मतलब खौलने के बाद वो वेपर बन करके वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पे, हमारे प्राकृतिक में जो जल है ना वो 3 अवस्था में है, पहला ठोस अवस्था में, दूसरा जल अवस्था में, तीसरा गैस अवस्था में। ठीक है, तो प्राकृतिक में जल किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए आता सवाल नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। ठीक है, तुझे देख कर
आना, कहता है ना जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है, जिन वस्तु का आयतन निश्चित, आयतन होगा निश्चित, जिन वस्तु का आयतन निश्चित, जिन वस्तु का आयतन निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित लेकिन आकार जो होगा मेरे भाई वो अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। अब समझना वो क्या होता है, उन्हें कहते हैं क्या, देखो जिन वस्तु का आयतन होता है निश्चित, आकार होता है अनिश्चित, आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, ऐसे समझना। जैसे ये हमारा बोतल है सर, ये बोतल के अंदर में पानी है सर, ठीक है। अब समझना इसका आयतन क्या हो गया सर, ये पानी जो है सर वो बोतल के शेप में है, जिस शेप में बोतल है बोतल के ढांचा में पानी है, एक मतलब आयतन हो गया निश्चित। लेकिन क्या ये पानी का आकार फिक्स है, नहीं फिक्स है, पानी का आकार फिक्स है, नहीं फिक्स है। तो हमारा द्रव होता है, किसका होता है मेरे भाई, वो द्रव का होता है, ठीक है। हमसे पूछा जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित हो, जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। हमने क्या बोला है, जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, चलते हैं सर, आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 34 की तरफ। 34 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। आना, कहता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। देखो सर एक तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक कितना 19 है। अब समझना मेरे भाई, हमारे पास परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक कितना है सर, ये 19 है, जिसका परमाणु भार कितना है 39 है। अच्छा परमाणु क्रमांक 19 है और ये परमाणु भार जो है मेरे भाई वो कितना है सर, ये 39 है। हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या। देखो सर अगर आपसे पूछा होता इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर आपसे पूछा होता प्रोटॉन की संख्या, अगर आपसे पूछा होता न्यूट्रॉन की संख्या, आपसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या, हमसे क्या पूछा, न्यूट्रॉन की संख्या। देखो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या कर देना, माइनस कर देना है। हमने क्या बोला है, न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालना है तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देना है। परमाणु भार 39 है, 39 में से 19 को माइनस करेंगे, खोपचे में आएगा 20, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछा होता इलेक्ट्रॉन और पूछा होता प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन और उसी को कहते हैं प्रोटॉन। बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आ जाना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाएगा, प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज अ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है सर। यानी एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। परमाणु भार जो होता है मेरे सॉरी न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या को करेंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है सर। चलो आ जाना, सवाल नंबर 35 की तरफ आइएगा। 35 नंबर सवाल क्या बोलता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। पहले ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई, दिल से बताना, मैं आपके लिए बड़ा दिल से मेहनत करता हूँ सर, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है सर कि हम आपको क्वेश्चन आपके लिए हमने 2 टाइप का कलेक्ट किया, ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने आपके लिए कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक सर नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन हमने आपके लिए कलेक्ट किया। ये कब कलेक्ट हमने किया है सर, ये क्वेश्चन को हमने कैसे छाटा मेरे भाई, हम पहले प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर देखते हैं सर, ठीक है। इसके बाद मॉडल मतलब गाइड देखते हैं सर। ये सब पूरा पढ़ने के बाद खुद से कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा ना आपके अंदर कि सच में अब की बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है सर। तो सर हम आपके लिए बड़ा सच्चे दिल से मेहनत करते हैं मेरे भाई, वो मेहनत आपको इस क्लास में देखने को मिलता होगा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बस आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है सर कि सही चीज़ों को सही जगह पहुंचाना ताकि लोग सही चीज़ पढ़ाना चालू करें, ठीक है सर। आजकल के डेट में सर यूट्यूब पे लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा फेक चीज़ मिलते हैं और सही कम चीज़ मिलते हैं। लोग अपने आप को नंबर 1 बताते हैं लेकिन एजुकेशन ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वेश्चन ऑफ कंटेंट मतलब ये सब नहीं दे पाते हैं। लेकिन नंबर 1 होगा, क्योंकि 2015 से पढ़ाएगा तो नंबर 1 होबे करेगा। लेकिन सर नंबर 1 उसे बोला जाता है जो रिजल्ट नंबर 1 देता है। सर आज तक मैं बताता हूँ रिजल्ट कोई नहीं दिखाता यूट्यूब पे, रिजल्ट दिखाओ ना। मैं हमेशा आप सबके बीच रिजल्ट को प्रकट करता हूँ सर, रिजल्ट दिखाओ ना, तब तो पता चलेगा कि क्वालिटी क्या होता है सर, नंबर 1 कैसे बोला जाता है।
नंबर 1 बोलने के लिए सर नंबर 1 रिजल्ट देना पड़ता है मेरे भाई। मुझ में क्या ताकत है वो आपको तब पता चलेगा जब आपका बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है सर। बस बुरा लगा तो थैंक यू मेरे भाई, मैंने कभी कभी बोल देता हूँ। आ जाना, जब लोगों की बातों को सुनता हूं ना सर तो कभी कभी दिल से निकल ही जाता है, ठीक है। आ जाना, कहता है कैल्शियम की परमाणु क्रमांक, कैल्शियम के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखो कैल्शियम है सर, कैल्शियम को हम लोग Ca बोलते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, कैल्शियम के परमाणु भार 40 होता है। हमसे पूछा न्यूट्रॉन, हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन, हमसे पूछा प्रोटॉन, ठीक है। हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, हमसे पूछा प्रोटॉन की वैल्यू, हमसे पूछा न्यूट्रॉन की वैल्यू। पहले ये आना, इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये हमारा क्या है मेरे परमाणु क्रमांक है। ये हमारा क्या है मेरे भाई परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को ही हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 20 हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही प्रोटॉन होगा। आ जाना, न्यूट्रॉन क्या होगा सर, तो ये परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, यानी 40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 20 आएगा। यानी कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, प्रोटॉन भी 20 होगा, न्यूट्रॉन भी 20 होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। एकदम ये सब लेवल वाला सवाल है सर, ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको देखने को नॉर्मल ही सवाल मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल टाइप बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको भी पता होगा। और जो आता है सर तो मैं इसे आपके सामने डील कर दूंगा, ठीक है। आ जाना, कहता है कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होते हैं, तो हमने आपको बता दिया। चलिए आइएगा सवाल नंबर 36 की तरफ मेरे भाई। 36 नंबर का आता है सर न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें क्या होगा। देखो कुछ नहीं, एक एलिमेंट है हमारे पास यू है, ठीक है, जिसमें परमाणु संख्या 92 दिया हुआ, परमाणु भार जो है वो 238 है। हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं, नीचे वाले को परमाणु संख्या कहते हैं। ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं, नीचे वाले को परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। परमाणु भार आपको 238 है, 238 में से 92 को माइनस कर देंगे। ये आपको 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, ये आपको 13 में से 9 गया तो 9 4 13, और ये 1 हो गया 146। यानी न्यूट्रॉन जो होगा हमारा 146 होगा। कितना होगा 146। अगर इसी में आपसे पूछ दिया होता इलेक्ट्रॉन और पूछ दिया होता प्रोटॉन, आप लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा और इसमें प्रोटॉन क्या होगा। 36 नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, आप जरा इसमें कमेंट कर देना मेरे भाई। आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा वाला रिक्वेस्ट है, जो आपसे वो करते हैं ना, आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं ना, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ सवाल नंबर 37 की तरफ आना सर। कहता है CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आए इसमें फंसेगा मामला, इसमें मामला आप फंसिएगा। थोड़ा सा सवाल को एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखिएगा, क्वेश्चन का क्वालिटी पकड़ेगा। क्वेश्चन बहुत हल्का है सर। हमें बोला CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे ना सर तो इसका परमाणु संख्या को देखना है। अगर पूछता कुल भार की संख्या तो इसका परमाणु द्रव्यमान को देखते। हमसे पूछा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इसमें हम लोग परमाणु संख्या को देखेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, 2 गुना में 2 गुना कर देंगे। अरे कार्बन 6 नंबर पे नहीं आता है, 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 बोरॉन 6 कार्बन। 8 नंबर में ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा सर 6 और 2 16, और 2 16 कितना हो जाएगा 16, और 16 6 कितना सर, ये 16 6 22, यानी हमारा कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 22 हो गया। अगर आपसे पूछता कुल भार कितना होगा तो भार जो होगा मेरे भाई वो CO2 में, देखो ऐसे आना, कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 6 तो परमाणु भार 12 हो जाएगा प्लस, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 16, क्योंकि परमाणु संख्या होता है 8 तो 2 16 और गुने 2 आ जाना, ये 12 और 16 दूनी 32, इसको करेगा सर तो ये आपको 44 हो जाएगा। इसमें परमाणु भार देखो भी, परमाणु भार का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको परमाणु भार नहीं परमाणु संख्या पूछा, क्योंकि हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है सर वो परमाणु संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु संख्या, जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वही प्रोटॉन कहलाएगा, वही परमाणु संख्या कहलाएगा, ठीक है सर। भार पूछता तो 22 होता, हमसे पूछा कुल इलेक्ट्रॉन तो हमारा कितना होगा 22 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर कितना 37 की तरफ। 37 नंबर कहता है ना सर कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। आखिरकार में जिस तत्व की परमाणु क्रमांक 15 है मतलब उस तत्व की परमाणु संख्या 15 है। तो कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 15 है? तो 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में ब्रोंज, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस। 15 फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है सर? 15 नंबर पे कौन सा आता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस का हमको क्या लिखना है? 15 का हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखोगे तब तक 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पता होगा। ठीक है सर, आ जाना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये कितना हो जाएगा? 3p कितना? 3p आपको कितना हो जाएगा सर? 10 और 3 यानी कितना हो जाएगा सर? ये आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? ये आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? ये आपको 3 होगा कि 5 होगा? अरे नहीं नहीं 5 ना होगा, देखो 3 कैसे होगा? देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 यानी ये दोनों सेम ग्रुप का है। ये दोनों सेम ग्रुप का है। जब दोनों सेम ग्रुप का है तो दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 3 और 2 हो गया 5 यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। नहीं समझा? देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 मतलब दोनों सेम ग्रुप का है। तो सेम ग्रुप में इस पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 39 की तरफ आना सर। 39 नंबर सवाल कहता है ना सर कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती है किसकी? नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होते हैं ना सर वो किसका होता है? देखो हमें ऐसे समझना, जैसे बोलेगा सर रिएक्टर में नियंत्रक छड़, नाभिकीय रिएक्टर की अगर जब बात करेगा ना सर, नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करेगा ना मेरे भाई, रिएक्टर की अगर बात करेगा ना मेरे भाई, तो इसमें जो छड़ होता है ना सर वो कैडमियम की होती है। किसका होता है सर? ये कैडमियम का होता है। किसका होता है? कैडमियम की छड़ होती है। ठीक है, हमसे पूछा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है किससे? तो नियंत्रक छड़ें जो बनी होती है ना सर वो कैडमियम की होती है। ठीक है, पहले ऐसे सवाल को ऐसे समझना है, जतला मतलब देखना सॉरी मेरे भाई, तुम मेरे प्यारे हो, देखो ना जी। आओ, हमने क्या बोला? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़, 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 तो कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम। ठीक है, चलो सी नंबर आना सवाल नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे भाई, जरा गौर करना। कहता है परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? अच्छा, किसको निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित रहती। देखो सर, हमसे पूछा है सर कि परमाणु में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? अल्फा कण निकलने से 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होता है, बीटा कण निकलने से 1 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होता है, गामा किरण निकलने से नो चेंज, इससे निकलने से नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, आ जाना। गामा किरण को निकलने से नो चेंज। ठीक है, अल्फा किरण निकलता है तो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, बीटा किरण निकलता है सर तो 2 किरण उत्सर्जित होता है, गामा किरण निकलेगा सर तो नो चेंज। मतलब जब गामा किरण निकलती है सर तो आप परिवर्तित रहती है, क्योंकि गामा किरण को निकलने से नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि परमाणु नाभिक में से किसको निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता है? तो देखो सर, अल्फा कण निकलेगा तो 2 गो उत्सर्जित लेगा, बीटा कण निकलेगा तो 1 गो उत्सर्जित लेगा, लेकिन जब गामा किरण निकलेगा सर तो इससे कोई चेंज नहीं होता। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों? प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों? नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों? क्योंकि सर ये जो है अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। हमसे पूछा है सर कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होता है। तो प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि के प्रयोग नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। चलो आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ आइएगा सर। ये क्या कहता है? कहता है कहता है 92 है, U है 238 है,
में से अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होगा। देखो सर, इसमें हमको अल्फा किरण का क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ। कौन सा कण है सर, कहाँ गया अल्फा कण। कौन सा कण का उत्सर्जन हुआ, अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा ना सर तो 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा। हमने क्या बोला है, जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा। कितना इलेक्ट्रॉन घटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कब, जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तब। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा, और जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है सर, आ जाना। तो अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो अब इसमें न्यू परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो अब यू है, 90 में से 2 घटा दो तो सॉरी 92 में से 9 घटा दो तो 90 बचेगा। इसमें से 2 घटा दो तो सर 236 बचे। 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन घट जाता है सर। इसमें 4 को घट जाएगा, 2 नहीं 4 घटेगा। कितना हो जाएगा सर, ये 34 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 234। ठीक है, 2 दूनी 4, इसका दोगुना करके घटा देना है। ठीक है, आ जाना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, तो ए हो गया। ठीक है, चलो आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 43 नंबर कि गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। 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 गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है अल्फा और बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक। हाँ, अल्फा और बीटा से क्या होगा, अधिक होगा। गामा किरण का जो भेदन क्षमता होता है ना सर, वो अल्फा और बीटा से क्या होता है, अधिक होता है। गामा किरणें की जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा और बीटा से अधिक होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर कितना, 44 की तरफ। कहता है सर कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी कार्य करता है सर, हमारे लिए बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है सर। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो कार्य करता है ना मेरे भाई, वो नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। गलत बात, नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता। ये अनियंत्रण है तो अनियंत्रण नहीं होगा, ये नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। हमसे पूछा नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो है मेरे भाई वो नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। हमने क्या बोला है, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, तो नियंत्रण ढंग से ऊर्जा का उत्पादन करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। चलिए सवाल नंबर आइएगा 45 की तरफ। कहता है ना सर कि इस प्रकार से है ON 0 है N 1 है से बनता है, तो इसमें बनता है ड्यूटेरियम। क्या बनता है, ड्यूटेरियम बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ड्यूटेरियम बनता है। क्या बनता है, ड्यूटेरियम बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल नंबर कितना, 46 की तरफ आइएगा। कहता है ना सर कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन या संलयन। हाइड्रोजन बम जो है मेरे भाई वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन बोले मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ए होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे। ठीक है सर, नाभिकीय संलयन पे। चलिए आइएगा सवाल नंबर 47 की तरफ। कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, तो सबसे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। गलत बात। बाहर से दूसरे नंबर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। गलत बात। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सर संयोजी मतलब संयोजकता, तो संयोजकता किसको कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में रहेगा उसी को कहेंगे ना संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए थे कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अभी हम जस्ट आपको एक का आंसर 5 लाए थे ना, तो इसी प्रकार से ये है। तो सबसे अंतिम वाले कक्षा को ना कहते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर 48 की तरफ। कहता है सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं, घुलनशील नहीं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर अगले की तरफ, 49 नंबर की तरफ।
49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर से समझना। देखो 49 नंबर क्वेश्चन को ना सर थोड़ा सा कमेंट करके बता देना मेरे भाई। देखो कुछ कुछ आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा सर, और बाकी तो हम आपके साथ खड़ा है ये है, तो कुछ कुछ आपको भी कमेंट करना पड़ेगा। जो 49 नंबर का सही और सटीक जवाब कर देगा ना मेरे भाई, उसको पक्का अपने साली से हम शादी करा देंगे। सोच ले रे बब्बा। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सभी को सर, कि जिन लोगों के पास सपना है, जिन लोगों की चाहत है, जिन लोगों को इच्छा है कि मुझे सच में पॉलिटेक्निक करना है, तो सर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, शेर बन के खड़ा रहूँगा। और मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि जब हम मेहनत करते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपके लिए लेकर के आए सर ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, जिसमें 400 फिजिक्स, 400 केमिस्ट्री, 400 मैथ है सर। ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन जो है मेरे भाई, उसमें आपको पूरा पढ़ोगे ना सर, तो उसमें सिलेक्शन का सबसे मतलब चेहरा बड़ा दिखेगा कि ये क्वेश्चन नहीं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सर हमने अपने हाथों से क्वेश्चन लिखा, साथ ही हमने अपने हाथों से क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाला है इस पीडीएफ में। क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन है ये पीडीएफ में। ठीक है सर, तो जिन लोगों को लेना है सर, तो इसका प्राइस 99 रुपया है। आप मेरे भाई 2 दिन समोसा नहीं खाइएगा, लेकिन इस पीडीएफ को ले लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का सबसे बड़ा आप 900 रुपया, 800 रुपया फॉर्म भरने में लगा सकते हो मेरे भाई, 99 रुपये का एक पीडीएफ नहीं खरीद सकते हो जिससे सिलेक्शन होगा। एग्जाम देने जाओगे तो 1000 रुपया खर्चा करके जाओगे, क्या इतना नहीं कर सकते हो? तुम कर सकते हो मेरे भाई, आंखें खोल करके तो देखो। कहता है ना सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, विद्या को पाने के लिए वो हर चीज खोना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है। चलो जिनको लेना है सर, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको 72 वाले नंबर जो है दिखाई दे रहा होगा, नीचे में लिखा होगा व्हाट्सअप एंड पेमेंट नंबर। उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में ले देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, बाकी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आना, चलो सर सवाल नंबर आना 50 की तरफ। कितने नंबर? 50 नंबर की तरफ। कहता है ना सर कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से है। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा, 51 नंबर की तरफ। कहता है कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि सर कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि मेरे भाई कठोर जल में आविले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड घुले रहते हैं। हाँ, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया सल्फेट और क्लोराइड। अब इससे पिछले वाला क्वेश्चन तो हमसे पूछा कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि। कठोर जल जो होता है वो समुद्री जल जो होता है सर, समुद्र वाला पानी को लेना, गंगा वाला पानी को लेना और साबुन उसमें लगाना तो कभी फेन देबे नहीं करेगा। क्योंकि सर उसमें क्या होता है ना, कठोर जल में आविले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड घुले रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो नहीं देता है। ठीक है, चलो आ जाना, सवाल नंबर 52 की तरफ आना। कहता है ना सर कि जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होता है? जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होता है? किस लवण के घुलने से होता है? किस लवण के घुलने से होता है? जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड के होता है। ठीक है, कहता है जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड से होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के ठीक तो है, ठीक है, वही ठीक है सर। चलो ये वाला, हाँ अगला आना। अगला कहता है ना सर जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है वो क्या है? जिन लवण के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है, और अस्थायी कठोरता कहने का मतलब झाग उत्पन्न नहीं करेगा, तो वो हमारा है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, हमसे पूछा है जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, तो वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। चलिए आइएगा सवाल नंबर 54 की तरफ। कहता है ना सर कि जल
आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, क्योंकि जल जो है सर वो आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, क्योंकि अच्छा विलायक है, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है, क्योंकि इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है ना वो उच्च होता है। हमसे पूछा जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, जल जो है वो आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, क्योंकि सर इसका द्विध्रुव घूर्ण उच्च होता है, द्विध्रुवक घूर्ण जो होता है वो उच्च होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला आइएगा सवाल नंबर 55 की तरफ। कहता है ना सर कि कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्न में से किस गैस का यूज किया जाता है, तो एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 56 की तरफ आइएगा। कहता है किस त्रिबंधन वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है। देखो सर किसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। देखो सर हमारा यौगिक होता है एक एल्केन, क्या होता है, एक एल्केन होता है, ठीक है सर। एक क्या होता है, एल्केन होता है, ANE। तो एल्केन में का जो समान सूत्र होता है सर वो होता है हमारा CnH2n और +2 होता है। इसमें कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक होता है मेरे भाई एल्किन, एल्किन जो होता है मेरे भाई, एल्किन जो होता है मेरे भाई इसका समान सूत्र होता है CnH2n। इसमें कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। एक होता है एल्काइन, तो एल्काइन जो होता है मेरे भाई, एल्काइन जो होता है मेरे भाई इसमें कार्बन और कार्बन इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो देखो हमसे पूछा ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो त्रिबंध वाले का समान सूत्र क्या होता है CnH2n-2। CnH2n-2 जो किस ग्रुप का है, तो ये एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है। चलो आ जाना सर अगले क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह है। तो देखो ब्रोमीन जो है सर वो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है, बाकी सब ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलो कहता है सर शुद्ध एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता है, प्रायः क्यों। शुद्ध एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता है, शुद्ध एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता है क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। शुद्ध एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता है क्योंकि वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कहता है निम्न में से सजातीय यौगिक युग्म कौन सा है। सजातीय यौगिक मतलब सेम जाति, समान जाति, ठीक है, मतलब सेम जाति। आ जाना सर अब देखो CH4 ये तो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। अब देखो इसको चेक करना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन CnH2n+2। अब देखो सर ये वाला एक कार्बन तो देखो यहाँ पे n की जगह कितना है, 1 है, तो 1 रखो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, 1 एकम n के जगह 1 रखो तो 1 ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये वाला इस फार्मूला पे सेटिस्फाई है। अब देखो यहाँ पे इसको चेक करना, ये 2 कार्बन यानी 2 हो गया प्लस, यहाँ पे 2 लेना इनका वैल्यू तो 2 दूनी 4 और +2 यानी C2H6 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम जाति का है, और किस जाति का है, तो इस फार्मूला पे दोनों है, दोनों इस फार्मूला पे है, ठीक है सर। और इसको हम लोग कहते हैं एल्केन, क्या कहते हैं सर, एल्केन, ठीक है। आ जाना इसमें सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बाकी देखो सर ये 2 दूनी 4, 3 दूनी, देखो ऐसे देखो ना 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तिया 6, इसको 3 बार गुना करने पे, इसको 2 बार गुना करने पे तो ये नहीं होगा। ये 2 दूनी 4 1 बार गुना करने पे, इसको 2 बार गुना करने पे आएगा, इसको 3 बार गुना करने पे आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो सेम जाति में सिर्फ और सिर्फ ये होगा, ठीक है। चलो आ जाना 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। इसका IPSC नेम बता दो। देखो सर नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अच्छा 3 नंबर पे क्या होता है, तो 1 नंबर पे मेथ, 2 नंबर पे एथ, 3 नंबर पे प्रोप। 3 नंबर पे प्रोप होता है सर। आ जाना अब सोचना प्रोप ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। अब सोचो सर ये ट्रिपल बॉन्ड किस में बनाता है, तो ये आपको एल्काइन में बनाता है। तो इसका नेमिंग करते समय बाई यानी लगा देंगे। यानी कहने का सेंस है सर ये, इसको हम लिख सकते हैं इतना, इसको इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपाइन, या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोपाइन, ठीक है। आ जाना प्रोपाइन बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज तक की क्लास को मैंने कर दिया द एंड मेरे भाई। अब बताना सर कि आपको क्लास कैसा लग रहा है।
क्लास अच्छा लग रहा है सर तो शेयर कर देना और अभी सभी दोस्तों के पास बता देना सर, ठीक है। जो अभी तक नहीं जागा उसे जगा देना, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में वीडियो को लगा देना। बाकी क्लास कैसा लगा वो तुझे कमेंट करके बताना होगा, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में। आप देखना ना भूले, शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे हम आपके साथ हाजिर रहते हैं आपका वेलकम करने के लिए। बाकी थैंक यू, लव यू।